रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, आज हम जो रशिया का चैप्टर है इंशाल्लाह आज ख़त्म कर ही देंगे। तो उससे पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमने पीछे थोड़ा-सा क्या हुआ था। तो हमने बिल्कुल आखिर में पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन यूनियन ने लिमिट कर दी थी अपनी पूरी सैंक्शन, और इसलिए थी कि वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं रशियन एनर्जी पर, और जर्मनी भी इसमें आता है। और पाइपलाइन गुज़रती है गैस की, एनर्जी की, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, और रशिया कभी भी इसको ऑन ऑफ कर सकता है। अब ये कहते हैं कि भई पहले हमने पढ़ा था आखिर में कि फ्यूचर में रशिया एनर्जी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की तरह इस्तेमाल करेगा, और साथ ही ये आइडिया जो एथनिक रशियंस का है वो यूज़्ड होगा बहुत जस्टिफिकेशन के लिए, कि वो कहीं भी कोई एक्शन करता है, चाहे वो यूक्रेन में ही क्यों ना हो। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2014 की बात है ये। 2014 में पुतिन ने मेंशन किया था कि एक टर्म मेंशन की, नोवोरेविसिया। सही है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं सही नहीं कर पा रहा, लेकिन यही इसका वो है। और जिसको कहा जाता है न्यू रशिया ना, ये हिस्टोरिकली डिस्क्राइब किया जाता था। अच्छा, ये साउदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन में ये वो करता है क्या, लोकेट करता था। साउदर्न और ईस्टर्न यूक्रेन आपका हो गया, ये रहा यूक्रेन। साउथ इस जगह को है और ईस्टर्न इस जगह पे, इस जगह को वो किया जाता लोकेट। अच्छा, ईस्टर्न जगह पे, और जहाँ पे रशिया ने कॉन्कर किया था इस जगह को फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर 1700 में। और इसको ऑटोमन जो कंट्रोल कॉन्कर करने वाली थी एक क्वीन थी, यानी कि जो एक गवर्नमेंट की हेड समझ लें, कैथरीन, उन्होंने, तो उन्होंने ऑटोमन से किया था 1700 में। अच्छा, कैथरीन ने सेटल कर दिए थे इस रीजन में रशियंस को, और रशिया की प्राइमरी लैंग्वेज को प्राइमरी कर लिया था इन्होंने रशियन लैंग्वेज को इस रीजन पे। 1922 में ये टेरिटरी ट्रांसफर्ड हो गई थी यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सही है। अब ये क्या हुआ था कि ये जो सोवियत यूनियन का पार्ट था, कि यूक्रेन जो है एक रिपब्लिक है, सही है, और वो पार्ट हो गया क्योंकि वो भी सोशल आइडियोलॉजी रखता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो वो सोवियत यूनियन के साथ हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन भी कम्युनिज्म का वो था, और ये लोग भी ये थे, यूक्रेनियन रिपब्लिक जो थी। अच्छा, पुतिन ने जो ये डिसीजन हुआ था 1922 में, इस पर बड़े क्वेश्चंस किए और इसको गलत बोला, और ये कहा कि ये हिस्टोरिकली मिस्टेक है, और कहा कि लेट गॉड जज देम। और इसने लिस्ट किया कि जैसे खारकीव है, खारकीव इनका एक इलाका है, एक मिनट, ये किधर पड़ता है, यूक्रेन के अंदर है ये इस रीजन पे खारकीव पड़ता है, ईस्ट साइड पे ना, ये रहा खारकीव। खारकीव और लुहानसक, लुहानसक इसके थोड़ा नीचे पड़ता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये रहा लुहानसक। आपने देखा यहाँ पे लुहानसक है, यहाँ खारकीव है। अच्छा, डोनेस्टेक ये आपको देख रहा है, डोनेस्टेक। और खैरसोन, खैरसोन आपको बिल्कुल इस तरफ आता है, साउथ की तरफ। ये देखिए, खैरसोन, ये रहा खैरसोन, ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल रिवर के पास। तो खरसोन, इस जगह पे खरसोन आ गया, और माइकोलोविक, और ये आ गया माइकोलोवी, और ओडेसा, ये वाली जगह आ गई।
और एम्फसाइज़ करता है कि रशिया ने ये लॉस जो किया था इन टेरिटरी को, जब ये सोवियत यूनियन टूटा और इसकी वजह से जो सारा हुआ था, और बोलते हैं कि ये जो टूटा था वो बहुत सी रीजन्स की वजह से टूटा था। पर इसमें बोलते हैं कि एथनिक रशियन जो है ना अभी भी यहाँ पे मौजूद है, इन रीजन्स पर, इन जगहों पर। ये बॉर्डर टेंशन क्रिएट करता है ना कि मिलियंस ऑफ जो वो हैं, मिलियंस ऑफ रशियन इस जगह पे रहते हैं, आउटसाइड ऑफ रशिया, और क्या नाम है, और जब टूटा ये, जब क्या नाम है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, तो यहाँ पे बहुत से रशियंस इन जगह पे रहते थे। अच्छा, क्रीमिया, क्रीमिया आपको पता है किधर है? वो बिल्कुल यूक्रेन के उसके वो है, ये रहा, सी के बिल्कुल नीचे ये जगह जो क्रीमिया है। क्रीमिया के कब्जे के बाद रशिया प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो थे वहाँ के ग्रुप, उनको सपोर्ट करता था। और यूक्रेन के अंदर ना जो ईस्टर्न इंडस्ट्रियल रीजन्स के जो पास है, खास करके लुहानस्क और दोनेत्स्क के पास जो है, ये दोनेत्स्क और यहाँ पे लुहानस्क जो है, इन रीजन्स में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी इनको बड़ा सपोर्ट करता था यूक्रेन, जो प्रो रशियन थी। अच्छा, इन एक्शंस ने बड़ा अनरेस्ट और एक डिस्टेबलाइज कर दिया था इस रीजन को ना, और ये एक टूल की तरह काम कर रहा था रशिया के लिए कि वहाँ पे अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो इम्पोर्ट कर सके वहाँ पे। तो विदाउट और बगैर किसी इन्वेडिंग या ऑक्यूपाइंग, कोई कोई जगह को ऑक्यूपाई भी नहीं किया, और सिर्फ अपने एक जो ग्रुप है एंटी सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट हैं, जो ग्रुप्स हैं जो प्रो रशियन हैं उनको सपोर्ट करता था और अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे इम्पोर्ट करता था। अच्छा, बजाय इसके कि एडवांस मिलिट्री और को ईस्टर्न बैंक ऑफ डिनीपर रिवर, जो ईस्टर्न बैंक है आपका, डिनीपर रिवर जो ये आपका जा रही है पूरी, ये पानी की ये लाइन, ये रिवर है डिनीपर रिवर, ईस्ट साइड पे इसको कहते हैं। ईस्ट साइड पे इसने कोई वो नहीं किया कि कोई कब्जा कर लिया हो या ये कर लिया हो। रशिया ने इस चीज को यानी कि रशिया ने इसी अच्छी चीज, इससे अच्छी चीज कर ली टू डिस्टेबलाइज ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर, कि रशिया ने ना इन्वेड किया यहाँ पे, और इससे बेहतर ये किया कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बड़ा वो कर दिया और डिस्टेबलाइज कर दिया ईस्टर्न यूक्रेन बॉर्डर को, और कंट्रोल कर दिया ओवर एनर्जी सप्लाईज। इस स्ट्रेटजी का जो एम था वो था कि डिस्करेज करे यूक्रेन को कि वो नेटो या ईयू में ना जाए, जो रशिया के लिए थ्रेट है। रशिया छुप के, यानी कि जो हिडन तरीके से अपराइजिंग्स को जो वहाँ पे होती थी वो बड़ा सपोर्ट करता था ईस्टर्न यूक्रेन में, और जो और साथ ही अवॉइड करता था कि अवॉइड करता है कि अकाउंटेबिलिटी इन इंटरनेशनल स्टेट के, वहाँ पे कोई भी जैसे इंटरनेशनल इदारे हैं, यूरोपीय वो ईयू, यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सब जो जगहें हो गई, यहाँ पे अपने आप को अवॉइड करता है कि भाई मैं ये नहीं करता। दूसरे कंट्रीज के लिए बड़ा हार्ड हो जाता है कि वो प्रूव कर सकें रशिया की इन्वॉल्वमेंट को इन जगहों पे, और इनके पास कोई लैक ऑफ सॉलिड एविडेंस होता है, कि कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं होते इनके पास, की वजह से, और इसी वजह से रशिया रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जैसे यूएन वगैरह में, वो डिनाई करते हैं इस चीज को, इस इन एक्शंस को। अच्छा, वेस्टर्न पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं टू कॉन्फ्रंट इशू डायरेक्टली, या और बहुत से अप्रिशिएट करते हैं यूक्रेन को कि वो नेटो का मेंबर नहीं है। वेस्टर्न पॉलिटिशियन बड़ा हिचकिचा रहे होते हैं कि भई हमको डायरेक्टली रशिया से वो नहीं करना है, ये वो कॉन्फ्रंट नहीं करना हमको, और एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि यूक्रेन अच्छा हुआ भई नेटो के साथ नहीं है। अगर होता तो पूरे नेटो को इंटरवीन करना पड़ता रशिया पे। क्रीमिया के एनेक्सेशन ने बताया कि रशिया विलिंगली यूज करता है मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। सही है, इन नेबरिंग रीजन, जैसे कि जो मैंने बताया आपको सारे, ये यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सारी जगहें वहाँ पे अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो वो मिलिट्री भी वो करता है। और रशिया ने कैलकुलेट किया कि कोई दूसरा कंट्री इन्वेड नहीं करेगा, और रशिया जो है सिचुएशन को मैनेज यानी कि आराम से कर देगा, कि कोई दूसरा करे भी ना इन्वेट, और आराम से उसको इन्वेट मैनेज कर ले इस चीज को। क्रीमिया की लोकेशन नियर रशिया आसान कर दिया है सप्लाई के लिए, और सपोर्ट के लिए, यानी कि एक्सेस, ब्लैक सी में एक्सेस जाने के लिए, और सी ऑफ एजोव की तरह,
क्रीमिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ये ब्लैक सी है, जो आपको समझें सप्लाई कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है रशिया के लिए बड़ा अच्छा। यहाँ से अपनी सप्लाई करेगा मिलिट्री और इन सारी चीज़। और की सी ऑफ एस्कोव ये वाली जगह है, जो ये आपको दिख रहा है ना छोटी-सा ये, इस जगह को सी ऑफ एज़ोव कहते हैं। और बहुत से लोग क्रीमिया में सपोर्ट करते हैं रशिया को कि जो एनेक्सेशन को लेस रिस्की बना देता है। यानी कि इसका आप समझ लें कि इसका आसान उसमें कि क्रीमिया में जो रशियंस हैं, अब वहाँ पे जब एनेक्सेशन हो रही है रशिया ने की, तो वहाँ के लोग एंटी वो नहीं हुए रशिया के उसके बाद। क्योंकि वो खुद वहाँ के एथनिक क्रिश्चियंस वहाँ पे रशिया ने पहले भरे हुए थे, तो वो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये लेस रिस्की रहा कि कोई हट ना जाए, रशिया को फेस करना पड़ता चैलेंजेस, ये सब नहीं हुआ। अच्छा, रशिया ने अभी फिनिश नहीं किया यानी कि यूक्रेन को अभी, यानी कि और जब ये बुक लिखी जा रही थी, ये उस वक़्त बता रहे हैं कि रशिया ने अभी यूक्रेन को कोई वो नहीं किया है, फिनिश नहीं किया है, अनलेस इट फील थ्रेटेन्ड। और इसका ये समझ लें कि ये जब 2015 वगैरह में बुक लिखी गई है, तो उस वक़्त तो एक अलग कहानी थी, लेकिन अब अलग हो गई है। अब ये हो गया है कि जो एनेक्स भी कर रहा है उनके कुछ टेरिटरीज़ को, और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसकी वजह क्या है कि वही कि नेटो में जाना चाहता है। तो उस वक़्त ये बुक में वो नहीं हुआ था, तो उस वक़्त बोले हैं कि ये कर सकता है फ्यूचर में। रशिया बहुत मुश्किल में है कि बहुत मुश्किल है रशिया के लिए कि वो ट्रूप्स भेजे बाल्टिक स्टेट्स में। बाल्टिक स्टेट्स आपको पता है क्या है? बाल्टिक स्टेट्स हैं ये 3 कंट्रीज़ का बेल्ट। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। अच्छा, रशिया के लिए बड़ा मुश्किल है कि इन जगह पे अपने ट्रूप्स भेजे इन बाल्टिक स्टेट्स और बियॉन्ड इट्स करंट पोज़ीशन, जो है जैसे कि जॉर्जिया में। जैसे जॉर्जिया में भी इसके कुछ ट्रूप्स हैं, वो बड़ी एक अलग है कि कैसे वो ट्रूप्स आए। जॉर्जिया और रशिया की वॉर हुई थी 2008 में, और 2008 में उसमें कुछ जगहों पे रशिया ने जो उसके, आपको दिखाता हूँ कहाँ है, 1 मिनट, ये रहा जॉर्जिया, इसके जो बिल्कुल नॉर्थ, जॉर्जिया के नॉर्थ में इन्होंने अपने ट्रूप्स रखे हुए हैं ना, ऐसी जगह। ये इसको एक अलग नाम है जो मैं भूल गया इसका, अभी आएगा भी इसका नाम शायद। तो यहाँ पे अब यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे कि, और जॉर्जिया में ना अपना प्रेशर ये बनाए रखेगा कि, और अपनी पावर को एक्सपेंड करेगा, और इन्फ्लुएंस करेगा, एक दिखाएगा कि भाई अभी भी ये वहाँ पे है। अच्छा, और फर्दर मिलिट्री एक्शंस इन इन रीजन्स में, जो अभी ये जॉर्जिया है और ये जगह है जो जॉर्जिया वाली जगह है, उसमें भी 2 जगह खास तौर पे हैं कि एक इस तरफ जो बिल्कुल नॉर्थ जॉर्जिया पे, और नॉर्थ वेस्ट जॉर्जिया पे। और इन जगह पे मिलिट्री एक्शंस और कर सकता है ये, पॉसिबल है। जो बताते हैं कि रशिया की स्ट्रेटेजी को कि वो सेफगार्ड या और अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सटेंड करेगा, जो इसके लिए इंटरेस्ट में है, जो एरिया इसके इंटरेस्ट में है ना, उसके लिए ये अपना समझे स्ट्रेटेजी को सेफगार्ड करने के लिए उसको एनेक्स भी करेगा और अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा भी। रशिया ने 2008 की जब वॉर हुई थी जॉर्जिया से, और इसको क्लियर वार्निंग दी थी नेटो को कि नॉट टू एक्सपेंड फर्दर, यानी कि अब वो फर्दर एक्सपेंड नहीं करें ईस्ट की तरफ। इसी तरह नेटो ने भी रिस्पॉन्स दिया 2014 में, और ड्रॉ करी एक लाइन और सिग्नल दिया रशिया को कि नो फर्दर वेस्ट, कि अब वेस्ट की तरफ ज़्यादा तुम ना आओ, वेस्टर्न यूरोप की तरफ। नेटो डेमोंस्ट्रेट करता है कि डिप्लॉइंग वॉर प्लेन्स टू बाल्टिक स्टेट्स, कि अपने वॉर प्लेन्स भेज रहा है बाल्टिक स्टेट्स में, जो भी मैंने दिखाया कहाँ है बाल्टिक स्टेट्स। और अनाउंसिंग कर दिया कि अनाउंस किया मिलिट्री एक्सरसाइज इन पोलैंड, और प्लान किया कर रहा था कि एडिशनल मिलिट्री इक्विपमेंट जो रशिया के आसपास हैं वहाँ करे। इन्हीं एक्शन के साथ-साथ नेटो मेंबर्स बड़े एक्टिव हो गए थे डिप्लोमेसी में, और डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो विजिट कर रहे थे बाल्टिक स्टेट्स में, जॉर्जिया में, मोल्डोवा में, और रीएश्योरेंस कर रहे थे कि सॉलिडिटी शो कर रहे थे कि रशिया के एग्रेशन से। अच्छा, किसी ने बहुत से लोगों ने क्रिटिक किया और मॉक किया नेटो के रिस्पॉन्स को, और कहा कि क्या आपने सिर्फ 6 आरएएफ यूरोफाइटर टाइफून जेट्स
भेज दिए हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, बेल्टिक एयर स्पेस के लिए, तो ये रशिया को डरा नहीं सकते। लेकिन ये कहते हैं कि इसका असल मकसद डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग था, ना कि मिलिट्री डिफेंस के। भई डिप्लोमैटिकली बता रहा था नेटो कि ये अब हम कर सकते हैं, तुम यहाँ पे फर्दर नहीं आओ वेस्ट की तरफ, वरना नेटो और इसका मुकाबला भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या होता है, नेटो का मैसेज क्लियर था कि ये विलिंगली है डिफेंड करने के लिए इट्स मेंबरशिप। अच्छा, बाल्टिक स्टेट्स जो है ना, ये नेटो के हिस्से हैं। अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि क्या वजह थी कि रशिया जो है वो जो ये बाल्टिक स्टेट्स है, ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे लगते हैं। लेकिन कुछ अभी तक वैसा कोई बड़ा मसला नहीं हुआ कि जंग हो गई हो उसके साथ, रशिया के साथ। ये देखें, ये लाटविया बॉर्डर लगती है मॉस्को के साथ। तो इसकी वजह ये है कि जब ये 2004 की बात है, जब ये नेटो के मेंबर बने थे, तो उस वक़्त एक ये वजह थी कि ये बड़े कमज़ोर थे। क्या नाम है, जो वो हैं रशिया। और उसके अलावा एक ये भी बात थी कि अब यूक्रेन नेटो से एक वो हो गया था कि अब नेटो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा ईस्ट की तरफ, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत भी नहीं रखता रशिया के लिए, ये वाला ये जो जगह है। अच्छा, आगे कहते हैं कि यूएस जो है, अमेरिका जो है, वो शिफ्ट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी, और क्या नाम है, और प्रायोरिटी दे रहे हैं इट्स इंटरेस्ट ओवर ट्रेडिशनल अलायंसेस। यानी कि वो अपना इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। और आपको अभी दिख रहा है डोनाल्ड ट्रम्प किस तरीके से ईयू के खिलाफ है, और ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का वो कर रहा है, और कनाडा को 51 स्टेट मानने की वो कर रहा है। तो वो नेशनल इंटरेस्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह का वो कर रहा है, जिसने फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी थी यूरोपियन कंट्रीज ने, और जो लैक ऑफ कमिटमेंट था कि डिफेंस स्पेंडिंग में, ये वजह से है कि यूएस अपनी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है। बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के लिए नेटो का स्टैंस है कि अगर रशिया हमला करता है, तो आर्टिकल 5 जो नेटो का है, जो कहता है कि भई कि वो कर देगा, अलाउ करेगा कि इन्वेड कर देगा किसी भी कंट्रीज़ में, कि जो एक्टिवेट होगा, जो कहता है कि कोई भी अटैक अगर नेटो मेंबर पे कोई करेगा, तो ये समझा जाएगा कि तमाम मेंबर्स पर अटैक किया गया है, और ये फिर वो कर देगा, ये मिलिट्री इंटरवीन कर देगा जो भी अटैक करने वाला सामने होगा। और आर्टिकल 5 की इम्पोर्टेंस जो है वो वाज़ेह हुई थी जब 9/11 का अटैक हुआ था, जिसने नेटो की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी थी और एक्टिव कर दी थी अफ़गानिस्तान में। अच्छा, आप लोग किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है? कोई जिसने कोई पढ़ा हुआ हो, महरीन आपने या फिर किसी ने भी? अगर किसी ने पढ़ा है वो ऐड करे अपना कोई पॉइंट, ताकि मैं सिर्फ़ पढ़ता रहूँगा तो फिर वो नहीं है ना बात। मैं बुक शेयर मेरे पास में शायद नहीं है, मेरे जो लैपटॉप है ना, इसमें नहीं है। चलें सही। चलें फिर, अगली बार सब पढ़ें और अगली बार नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है, तो उसमें रीड करें ताकि आप लोग को भी सबको पता चलेगा। चलें यहाँ पे आगे फिर चलते हैं कि इसमें क्या हुआ कि कहते हैं कि पुतिन जो है ना, बड़ा एक हिस्ट्री का स्टूडेंट है, और उसको लगता है कि इन्होंने अब सीखा होगा पुतिन वगैरह ने कि अब सोवियत की जो मिस्टेक हुई थी, ओवर एक्सटेंशन की, जो एक मिस्टेक थी कि वो इकोनॉमिकली भी ओवर एक्सटेंशन होना चाहता है, और एक पूरे किसका है कि कहाँ-कहाँ वो ओवर एक्सटेंड करना चाहता था, और इसी वजह से ओवर एक्सटेंशन की वजह से यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ। अगर आउटराइट अटैक होता है रशिया के आउटराइट अटैक करता है रशिया बाल्टिक स्टेट्स पर, तो ये भी वैसे ही होगा, यानी कि जैसे कि ओवर एक्सटेंशन की वजह से सोवियत यूनियन की गलती थी, ये भी उसी तरीके से होगा, और उसी के साथ-साथ ये शायद कर भी ना पाए पूरा तरीके से सही अटैक, और ख़ास करके जब नेटो खड़ा है वहाँ पे, तो वो कभी भी नहीं हो सकता, और एक नेटो डिटेंस जो का सिग्नल है वो शो करता है।
अच्छा, 2016 में पुतिन ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया। उसने अपडेट किया अपनी रशियन मिलिट्री स्ट्रेटजी को और खुलकर नेम लिया यूएस का कि एज़ एन एक्सटर्नल थ्रेट। पहली दफ़ा ये काम किया था पुतिन ने और रशिया ने। इस बयान ने सिग्निफिकेंट एस्केलेशन और रियोटिक कर दी थी, जो कंपेयर की जाती है 2015 से। जो 2015 में एक तरीके का वो जब हुआ था कि एक स्ट्रेटजी पेपर जो है कि क्या वो पब्लिश किया था इसने, तो उससे ज़्यादा ये ज़्यादा खतरनाक था 2016 में जब पुतिन ने ये सिग्नल दिया। रशिया को ज़रूरत नहीं है कि वो फुल स्केल वॉर इन्विजन करे बाल्टिक स्टेट्स में और अपने इन्फ्लुएंस को इम्पोर्ट करे। इसके बजाय वो जस्टिफाई कर देगा कि भई कोई भी एक्शन और क्लेम करेगा कि भई ये लार्ज रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज हैं, मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे ये वो कर सकता है, क्या नाम है, मसले कर सकता है और बोलेगा कि भई मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है, तो इस वजह से मैं ये करने जा रहा हूँ एक्शन। ये कम्युनिटीज़ 25% पॉपुलेशन है एस्टोनिया में और लातविया में समझें 5.8% है लिथुआनिया में। एस्टोनिया और लताविया में 25% और 5.8% लिथुआनिया में। एस्टोनिया में बहुत से रशियन स्पीकर्स जो हैं वो फ़ील करते हैं कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं गवर्नमेंट में और हज़ारों को सिटीज़नशिप नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो रशिया से जॉइन ही होना चाहते हों, लेकिन उनकी परेशानी ये टूल प्रोवाइड कर देगी रशिया को कि वो प्रेशर रखे इन रीजन्स पर। बाल्टिक स्टेट्स जो हैं उसमें बहुत से रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है और बहुत से रिप्रेजेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। यानी कि आप इसको ये इस तरीके से समझ लें कि इसको आसान लफ्ज़ में कि जो बाल्टिक स्टेट में रशियन स्पीकिंग वाले लोग हैं और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना वो करते हैं। अब जो रशियन वो होते हैं ना उनके ऊपर बड़ा एक ये होता है कि बाल्टिक स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक वो करना चाहती है कि भई एक अपनी लैंग्वेज और एक अपना यानी कि समझ लें कि वहाँ के जो एथनिक लोग हैं उनको वो करना चाहती है। तो इससे जो एथनिक रशियंस हैं उनके ऊपर बड़ा वो समझते हैं कि हम एक्सक्लूडेड हो गए हैं और ये हो गए हैं। तो अगर ये होता है तो ये बताते हैं कि ये बड़ा अगर वो कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंस करने लग जाती है, मोबिलाइज़ हो जाती है, तो लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी, जो लिथुआनिया की, लातविया की या एस्टोनिया की, इनको बड़ा चैलेंजेस मिलना पड़ेगा। और रशिया जो है कंट्रोल करता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन कंट्रीज़ के अंदर जो हीट प्रोवाइड करती है घर-घर में, कि सर्दियाँ वहाँ पे हैं। और अगर रशिया प्राइस को हाई कर दे और या बंद कर दे और ख़ास तौर पर सर्दियों में, तो ये रशिया वहाँ पे जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका मुश्किल कर देगा रहना उनका वहाँ पे और बहुत क्या नाम है समझे परेशानी का उनको वो करना पड़ेगा और इस चीज़ को प्रेशर की तरह वो इस्तेमाल करेगा कि डिस्टेबलाइज़ कर देगा इन रीजन्स को, प्रेशर डालेगा, डिस्टेबलाइज़ करेगा इस चीज़ को टूल को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, रशिया बाल्टिक स्टेट्स को वल्नरेबल एरिया समझता है ना कि इसको भी बड़ा एक समझ लें वल्नरेबल पॉइंट जो समझता है इसको कि ये और ओवरऑल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए कि यानी कि समझ लें ये वो है कि यहाँ से भी हमला ना हो जाए और ये ना हो जाए, अटैक ना हो जाए, तो इसको भी एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए वल्नरेबल पॉइंट समझता है और ख़ास करके जब ये कंट्री जैसे ईयू और नेटो में पार्ट हो गए हैं, तो ये और ज़्यादा बढ़ गया है इसका वो। अच्छा, रशिया के पर्सपेक्टिव से वो बाल्टिक्स जो कंट्री है, बाल्टिक को वीक लिंक समझता है। वीक लिंक का क्या मतलब है कि समझता है कि भाई यहाँ से अटैक भी हो सकता है और यहाँ से मेरी स्ट्रेटजी और अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी बड़ी वीक हो सकती है मेरी। क्योंकि वो रशिया से बहुत क्योंकि जो ये सारे कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं, ये बहुत क्लोज़ हैं और बहुत अहमियत रखते हैं रशिया के लिए। आइडियली जो रशिया चाहता है, वो ये चाहता है कि एक बफर ज़ोन बनाए और एक या सिक्योर लाइन बनाए अपने इन्फ्लुएंस की। बाल्टिक सी से लेके उराल्स माउंटेन तक। बाल्टिक सी ये रहा, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा माज़रत एक वो हो गया था, अब करते हैं कि एक सिक्योर लाइन बनाना चाहता था और अपनी इन्फ्लुएंस की बाल्टिक सी से लेके जो बाल्टिक सी ये आपको ये दिख रहा है,
यहाँ से लेके उराल्स माउंटेन तक। उराल्स माउंटेन है ये यहाँ पे, इस तरफ है उराल्स माउंटेन। तो यहाँ से एक आर्क बनाना चाहता है, या आर्क किस तरीके से बनेगी कि यहाँ से बेल्टिक सी ऐसे लेके ये बेल्टिक स्टेट्स आ गए, लेटिविया, लिथानिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और ये कजाकिस्तान तो नहीं का अला है। और इस तरीके से एक अपना ये इन्फ्लुएंस और एक वो कर लेगा, इस तरीके से एक आर्क बन जाएगी ये। और आर्क बनाएगा अराउंड इस वेस्टर्न बॉर्डर्स, और रशिया का एम है कि वो स्ट्रेंथ करे उन रीजन्स पर और अपने आप को सेव करे, जो मैंने अभी बताया क्यों आर्क बनाएगा वो। और इसी तरीके से मॉस्को एक और जो जगह है, एक और चीज चाहता है वो ये है, वो जो इस तरीका जो ये वाला है अपना, कि वहां पे अपना बफर जोन क्रिएट करे। एक और जगह वो करना चाहता है वो है मोल्डोवा में। मोल्डोवा बिल्कुल ये रहा, दिख रहा है मैप में। लेकिन ये कहते हैं कि मोल्डोवा जो है एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज रखता है। अगर रशिया को डायरेक्ट अटैक करना है मोल्डोवा पर तो उसे यूक्रेन से पास करना पड़ेगा, पहली बात। डिनीपर रिवर जो भी मैंने दिखाया गया है, और कुछ कंट्रीज से भी, यानी कि अगर आप यहाँ से डिनीपर रिवर से करेगा या तो, और जो ये कंट्रीज हैं और मोल्डोवा के ऊपर ये जाएगा तो इसको पास करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ये हो सकता है, पर बहुत महंगा है ये प्रोग्राम रशिया के लिए। और बहुत सी जाने जाएंगी, और जो ओडेसा है, ओडेसा ये बिल्कुल इधर पड़ता है, बिल्कुल साउथ में, ये वाला पॉइंट। ओडेसा को यूज करना पड़ेगा एज अ ऑपरेशनल हब, और ये एक्शन वाजे कर देगा रशिया के ये एग्रेशन को, कि रशिया बहुत अग्रेसिव है अगर इसने मोल्डोवा पे अटैक करता है तो। मोल्डोवा कोई नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन और इस वजह से जो नेटो है वो डायरेक्ट हमला भी नहीं कर सकता रशिया पर। बस ये हो सकता है कि सैंक्शन लगाएगा, वेस्ट की तरफ से सैंक्शन आ जाएंगे, और ये टेंशन फर्दर एस्केलेट कर जाएगा। और कुछ लोग यानी कि इस एक्शंस को समझ लें कोल्ड वॉर की तरह कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर है। अच्छा, लेकिन जो रशिया मोल्डोवा को लेना क्यों चाहता है, असल वजह ये भी है कि चाहता क्यों है वो कि वो मोल्डोवा को हासिल करे। तो रशिया मोल्डोवा को स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन समझता है ना, और इसकी वजह और इसी वजह से चाहता है कि वो इसको वो करे, लेना चाहता है, और वो करना चाहता है क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहमियत रखती है। कारपेथियन माउंटेन कर्व करता है साउथ ईस्ट की तरफ, आता है और मिलता है ट्रांसवेलियन एल्प्स है। अब ये दो बताता हूँ क्या चीज़ है। कारपेथियन माउंटेन पड़ता है आपको बिल्कुल इस तरफ, ये ये जो है ना इस जगह पे पड़ता है, कारपेथियन माउंटेन इन रीजन्स की तरफ, ये वाली जगह पे। और जो ट्रांसवेलियन एल्प्स जो ये भी एक माउंटेन है वो पड़ते हैं इस जगह पे। अब वो यहाँ तक आते हैं कारपेथियन और ट्रांसवेलियन एल्प्स जो माउंटेन है वो इस जगह पे लोकेट करते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो अब साउथ ईस्ट पर ना जब ये एक फ्लैट लैंड लीव करता है, एक छोड़ता है साउथ ईस्ट पर, ये बिल्कुल इस जगह पर, ये साउथ ईस्ट पर एक फ्लैट लैंड वो करता है, और जो बिल्कुल ब्लैक सी तक जाता है। ये प्लेन बहुत अहमियत रखता है ना, और क्योंकि ये नेचुरल कॉरिडोर की तरह एक्ट करता है कि कोई भी आ सकता है, कि जो भी आएगा रशिया पे इन्वेड कर देगा। तो ये वाली जगह जो ब्लैक सी के उसके ऊपर है, इस जगह ये बड़ी फ्लैट लैंड है और यहाँ से नेशनल कॉरिडोर की तरह काम कर रहा है कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे। इस जगह को कंट्रोल करने से रशिया सिक्योर होगा, और कोई पावर रशिया पर इस जगह से हमला नहीं कर सकती। अच्छा, जैसे कि रशिया नॉर्थ यूरोपियन प्लेन और जो पूरा एक उसका जो है नैरो वेस्ट पॉइंट जो पोलैंड में है, पोलैंड की तरफ है, करना चाहता था और करना चाहता है, और वो प्लेन पर डोमिनेट करना चाहता है, और नियर द ब्लैक सी विच इंक्लूड मोल्डोवा, और इन जगह पे ये अपना एक डोमिनेशन वो करना चाहता है। अच्छा, क्रीमिया की वॉर हुई थी कि जो समझें क्रीमिया की वॉर, इस रीजन की, इस टेरिटरी की जो वॉर हुई थी 1856 में ऑटोमन्स के साथ,
ऑटोमन्स और कुछ अलायंसेस थे मिले हुए, और जो रशिया के साथ लड़ रहे थे। और इसी में पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसने फोर्स किया था, जो उसने वो कर लिया था रशिया ने। और उसमें एक ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये फोर्स किया गया रशिया को कि वो बेसारेबिया, जो एक जगह है जो आपको समझ लें, इस जगह पे पड़ती है मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। बेसाबेरिया, बल्कि एक मेरे पास मैप है, ये देखना, क्रीमिया के ऊपर है और ये इस जगह पे बेसाप एरिया जो है, इसको कुछ पार्ट्स को गिव अप करना पड़ेगा रशिया को, ये उस ट्रीटी में साइन होता है। और वो जो मोल्डोवा में ये सारे पार्ट्स आ गए थे, जिसने रशिया को रिनवर डेन्यूबे होती है आपकी शुरू स्विट्जरलैंड के नॉर्थ से, इधर से लेके हंगरी, हंगरी से साउथ सर्बिया के नॉर्थ, और बुल्गारिया से नॉर्थ से ब्लैक सी पे जाती है। इसको कहते हैं, यहाँ इस जगह को कहते हैं रिनवर डुनाबे। अच्छा, जो रिनवर डेन्यूबे से इसको कट ऑफ कर देगी, जो मिलिट्री और ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। तकरीबन 100 साल बाद रशिया ने इस रीजन को लिया था यूएसएसआर की तरह, यानी कि यूएसएसआर जब था उसने इस रीजन को ले लिया था। और फिर यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद फिर से रशिया वापस इसी जगह पे आ गया, अपनी जो करंट बाउंड्री है वहां पे, और इसको खो गया। जब भी रशिया ने कुछ पार्ट्स ऑफ मोल्डोवा जो है कंट्रोल किया हुआ है, और जिसको कहता है ट्रांसनिस्ट्रिया, ट्रांसनिस्ट्रिया, और ये एरिया ईस्ट तो नहीं कहेंगे इसको, इसमें थोड़ा शायद गलत लिखा है, वेस्ट कहेंगे। ट्रांसनिस्ट्रिया में दिखा देता हूँ किधर है, ये नहीं है, एक मिनट, क्या मतलब? नहीं नहीं, उसमें ये था, इसमें तो ये नहीं, ये तो ट्रांसवेलियन एल्स है ना, ये जो मैंने बताया थे, ये वो पहाड़ है। ये पहले को इसको पहले कहते थे, इसको ट्रांसनिस्ट्रिया, जो बिल्कुल मैं भी एक में दिखा देता हूँ किधर है ये। मोल्डोवा के बिल्कुल इस तरफ है, ये बिल्कुल यूक्रेन की बॉर्डर से लगता है, ये वाली जगह जो है। और इस रीजन्स ने इंडिपेंडेंस ले ली थी मोल्डोवा से ना, बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल इसी जगह पे लगता है, मोल्डोवा से इंडिपेंडेंस थी। लेकिन ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। स्टालिन जो रशिया का यूएसएसआर का वो था हेड और लीडर, स्टालिन ने लार्ज नंबर्स ऑफ रशियंस को इसी जगह पे सेटल किया, जैसा कि इसने क्रीमिया पे किया था। और बहुत से जो टाटार्स यहाँ पे रहते थे उनको डिपोर्ट किया। मॉडर्न जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, जो आगे समझे, वहाँ पे 50% रशियन यूक्रेनियन स्पीकिंग है, और ट्रांसएशिया वाली पार्ट जो है वो प्रो रशियन है, और ये वाली जो पार्ट है प्रो रशियन है। अच्छा, जब मोल्डोवा ने इंडिपेंडेंस ली सोवियत यूनियन से 1991 में, तो रशिया स्पीकिंग लैंग्वेज ने रेबल कर दिया था अपनी गवर्नमेंट के साथ और मोल्डोवा के साथ, और थोड़ी फाइट के बाद डिक्लेयर कर दिया था कि हम रिपब्लिक ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया एक अलग मुल्क बनाते हैं। और उसने मदद ली की रशियंस के कि वो सोल्जर्स रखे हैं, और अभी भी यहाँ पे 2000 ट्रूप्स मौजूद हैं इस रीजन पे, ट्रांसनिस्ट्रिया पे। रशियन मिलिट्री एडवांस यानी कि करना नहीं चाहती है, और एडवांस नहीं हो सकती मोल्डोवा पे। अब अब ये इम्कान इसका नहीं है, लेकिन रशिया कर सकता है ये, और करता है अपनी इकोनॉमिक मसल को यूज करने में, और एक वोलेटाइल सिचुएशन कर सकता है, करता है ट्रांसनिस्ट्रिया में, कि वो इन्फ्लुएंस करे मोल्डोवा को कि वो अपनी गवर्नमेंट को ईयू या नेटो पे नहीं आने दें। तो अभी भी ये ट्रांसनिस्ट्रिया की मदद से मोल्डोवा को चेक एंड बैलेंस रखता है कि भाई वो नेटो में ना जाए या ईयू में ना आए। अच्छा, मोल्डोवा डिपेंड है रशिया पर। अब इसकी किस वजह से, वो अब ये देख लेते हैं। एनर्जी सप्लाईज की वजह से ये पूरा डिपेंडेंट है रशिया पर। और मोल्डोवा की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वो रिलाई करती है, एक्सपोर्ट करती है क्रॉप्स को रशिया पे, जो इनकी डिपेंडेंसी बन जाती है। और जो मोल्डोवन वाइन है, जो मोल्डोवा निकालता है,
जो एक मेजर एक्सपोर्ट करता है मोल्डोवा। रशिया इसको डिमांड करता है इस चीज़ की और रशिया को एक्सपोर्ट की जाती है ये चीज़। तो रशिया की जो मोल्डोवन वाइन है वो की डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट्स करती रहती है कि रिलेशनशिप को जब भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। जैसे कि जब अच्छा होता है तो भई क्या नाम है, रशिया बहुत सारे इम्पोर्ट करता है मोल्डोवन वाइन्स और ऐसे ही जब बुरे होते हैं तो नहीं करता और रिस्ट्रिक्शन लगाता है और इम्पोर्ट पर और ये प्रेशर और बन जाता है मोल्डोवा पर। अच्छा, मोल्डोवा के अलावा एक और कंट्री है जो वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसे कहते हैं जॉर्जिया, सही है? जॉर्जिया कहाँ गया? ये रहा, जॉर्जिया। रशिया के लिए जॉर्जिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 वजह से। पहली वजह रशियन ट्रूप प्रेज़ेंस है, जैसे मैंने बताया कि कहाँ-कहाँ पे है, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट पे हाँ, नॉर्थ वेस्ट पे। 2008 की जॉर्जिया रशिया वॉर के बाद यानी कि और किस तरीके से ली थी वो एक अलग है, वो आप लोग खुद सर्च करेंगे क्या था उसमें। अच्छा, वॉर के बाद ने और जब ये वॉर के बाद जब ये हुई रशिया ने बहुत से पार्ट जॉर्जिया के ऑक्यूपाई कर दिए थे। अब्खाज़िया और साउथ ओसेटिया। अब जो ये 2 रीजन्स है ना, ये दोनों रीजन ही वजह बनी थी इनकी वॉर की। ये मैं बता रहा हूँ कहाँ पे, ये जो है अब्खाज़िया वो ये इस टेरिटरी को कहते हैं, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट। और जो वो है साउथ ओसेटिया, ये ओसेटिया ये पूरा रीजन है जो ग्रे सी बॉर्डर से बनी हुई है यहाँ पे और साउथ ओसेटिया ये आपका पड़ जाएगा। अच्छा, इन रीजन को उसने ऑक्यूपाई किया और एक यहाँ पे समझे आर्मीनियन के पास इन्होंने एक ट्रूप भी रख ली थी अपनी। दूसरा जो रीजन है वो है बफर ज़ोन, यानी कि बफर जियोग्राफिक बफर वो करना चाहता है क्या? जॉर्जिया को साउथ ऑफ कैस्कस माउंटेन, जो कैस्कस माउंटेन ये हैं, साउथ ऑफ कैस्कस माउंटेन के पास है, सही है? ये जॉर्जिया। अच्छा, रशिया इस रीजन को डिफेंसिव बफर ज़ोन की तरह देखता है और जॉर्जिया नेटो से जॉइन भी होना चाहता है। रशिया और अगर ये होता है तो रशिया बहुत एग्रेसिवली आएगा और नेटो मेंबर्स वेस्टर्न मिलिट्री लाएँगे और इसकी बॉर्डर की तरफ यानी कि रशिया की बॉर्डर की तरफ और नेटो जॉर्जिया को जॉइन करना भी नहीं चाहता, यानी कि इसका ये समझना है कि नेटो जो है ना, वो जॉर्जिया को अपने मेंबर में नहीं रखना चाहता। क्यों? कि अगर ये होगा तो भई ये डायरेक्ट रशिया से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेजॉरिटी जो जॉर्जियन है वो ईयू से टाइज़ रखना चाहते हैं और लेकिन जब 8 की वॉर में प्रेसिडेंट एक थे साकाशविली, ऐसे के नाम है इनका, जिन्होंने बड़े नाइवली तरीके से, बेवकूफ़ी से एक्सपेक्ट किया कि भई वो यूएस की सपोर्ट आ जाएगी मेरे पास अगर मैंने रशिया को प्रोवोक कर दिया और यही हुआ कि नहीं आई सपोर्ट और प्रोवोक कर दिया था रशिया को, बड़ा नुकसान हुआ। 2013 में इन्होंने इलेक्ट किया गवर्नमेंट को अंडर प्रेसिडेंट जॉर्जी मेरगेलावेशिवी, जो मॉस्को के बहुत फ्रेंडली थे और वहाँ के लोग रियलिटी को ये कहते हैं जो टिम मार्शल हैं कि जानते हैं कि यूएसए बहुत दूर है और रशिया बहुत करीब है। तुमको रशिया के साथ अच्छे टाइज़ बना के रखने पड़ेंगे। अच्छा, रशिया के मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स जो हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स के अलावा वो गैस और ऑयल है। वो सप्लाई करता है। दुनिया का दूसरा बड़ा सप्लायर है और इसको इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रेटेजिकली। जिन कंट्रीज़ से रिलेशन अच्छे होते हैं तो वहाँ कम कीमत वो देते हैं रशिया को ऑयल और गैस के लेने से। अच्छा, फ़िनलैंड बेहतर डील कर पाता है इस चीज़ को, सस्ते में ले पाता है बाल्टिक स्टेट्स के मुकाबले में और ये स्ट्रेटेजिक बहुत फ़ोर्सफुली है कि यूरोप कम रिलायंस करना चाहता है, जो यूरोप है वो कम डिपेंडेंट होना चाहता है रशियन गैस की वजह से और रशियन एनर्जी की वजह से। इंस्टीड के वो अल्टरनेटिव पाइपलाइन बनाएँ। मैनी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो पोर्ट्स बना रहे हैं और ताकि वो डाइवर्सिटी ला सके एनर्जी रिसोर्सेज़ से, दूसरे कंट्रीज़ से भी एनर्जी रिसोर्सेज़ हैं। 25% यूरोप की गैस और ऑयल जो है वो रशिया से आती है। लेकिन जो मुल्क रशिया के करीब हैं, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है क्या नाम है और जो वो लिमिट रखते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी कि ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है रशिया को। 100% जो डिपेंडेंट मुल्क है वो लाटविया है, स्लोवाकिया है, फ़िनलैंड, ऑस्ट्रेलिया है।
80% समझ लें चेक रिपब्लिक है, बुल्गारिया है, लिथुआनिया है, 60% और समझ लें ग्रीस, ऑस्ट्रिया और हंगरी है जो इस पे डिपेंडेंट है, 50% जर्मनी इस पे डिपेंडेंट है और 13% ब्रिटेन है। इसके बाद खुद भी एक प्रोडक्शन है और रिजर्व्स हैं, जो 9 महीने तक अपने आप को रख सकता है स्टेबल। अच्छा, और फिर वो अपनी फ्रीडम दिखाता है फॉरेन पॉलिसी में कि भाई क्रिटिसाइज़ करता है रशिया को। अच्छा, जो मेजर पाइपलाइन है रूट्स की वो आती है ईस्ट से वेस्ट तक चलती हैं रशिया के बाहर। कुछ ऑयल की और कुछ जो होती हैं वो गैस की होती हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गैस की है। नॉर्थ में बाल्टिक सी के ज़रिए से नॉर्थ स्ट्रीम रूट आती है। अब ये देख लें, ये आखिरी थोड़ा-सा ही रहता है मैप। एक मिनट, ये नॉर्थ स्ट्रीम है, ये ज़्यादा सही है। अब ये देख सकते हैं कहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम आती है। रशिया, ये नॉर्थ स्ट्रीम आती है, ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट कर देती है जर्मनी से। यमाल पाइपलाइन आ रही है बेलारूस के ज़रिए से जो पोलैंड और जर्मनी तक जा रही है। और जो ब्लू स्ट्रीम है, जो ब्लैक सी के गैस डिलीवर करती है तुर्की को। ये रही ब्लू स्ट्रीम और ये तुर्की पे पहुँच गई। साउथ स्ट्रीम एक प्लान कर रहे थे ये लोग कि भाई साउथ स्ट्रीम भी एक बनाएँ, जो सप्लाई करेगी हंगरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, इटली, जो यूक्रेन को नहीं देंगे ये, यूक्रेन को इग्नोर करते हुए एंश्योर करेंगे कि यूरोपियन मार्केट्स तक इनकी वो जाए। ईयू के प्रेशर की वजह से बुल्गारिया ने इस चीज़ को ना ब्लॉक कर दिया था। वो उसका क्या था, उसका अलग रीज़न है, वो क्या है, वो आप लोग खुद देखें। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट को 2015 में रोक दिया गया था, 2015 पे भी नहीं हुआ फिर। रिस्पॉन्स में फिर पुतिन ने क्या किया, इसका अल्टरनेटिव बनाया जिसको कहते हैं तुर्क स्ट्रीम। और वो भी जो रीडायरेक्ट एफर्ट है तुर्की की तरफ से, यानी कि तुर्की भी इसमें वो है। और तुर्क स्ट्रीम से ये देखें, ये यहाँ से जाती है तुर्क स्ट्रीम की गैस की पाइपलाइन और एनर्जी पाइपलाइन जो है। रशिया ने साउथ स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम प्रोजेक्ट बनाया ताकि यूक्रेन को इग्नोर करे। जब प्राइस डिस्प्यूट्स हुआ 2005 और 2010 में के दरमियान, जिसने डिस्प्यूट कर दिया था सप्लाईज को 18 कंट्रीज में। इस वजह से जब ये 2005 से 10 के दरमियान जब एक समझ लें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट्स शुरू हुए, तो इसने पूरे पाइपलाइन को जो सप्लाईज लाइन है 18 कंट्रीज में जो जाती हैं, इनको बड़ा एक डिस्टर्ब कर दिया था। यूरोपियन कंट्रीज जो साउथ स्ट्रीम से फायदा लेते हैं, वो बड़े कॉशियस होते हैं कि भाई वो क्रिटिसाइज करें रशिया को। करा था इन्होंने कॉशियस बड़े तरीके से क्रिटिसाइज किया था रशिया को, जब 2014 में उसने क्रीमिया पे अपने एक्शन दिखाए थे, एक्शन क्राइसिस हुआ था। और क्यों, उसकी वजह ये थी कि भाई इनको एनर्जी इंटरेस्ट यही था और उसको प्रोटेक्ट करना था। अच्छा, यूएसए के पास एक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन है और वो क्या है कि भाई वो अपने जो लिए जो यूरोप वो अपने लिए भी फायदे कर सकता है और यूरोप के लिए भी। शेल गैस एक होती है, कैसे होती है, नेचुरल गैस है, वो किस तरीके से आती है। वो उसने यूएस की जो एनर्जी है ना उसको बूम कर दिया था और सेल्फ सफिशिएंट कर दिया था। और ये एक्सपोर्ट कर सकता है कि, और यानी कि इसके बाद इतनी है कि वो सरप्लस दे सकता है यूरोप को कि भाई मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं तुमको दे देता हूँ। ये यूरोप की डिपेंडेंसी रशिया पे कम कर देगा और यूएस काउंटर भी कर सकता है रशिया के इन्फ्लुएंस को और अपने आप को एक स्ट्रेंथ और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बढ़ा चढ़ा सकता है। अच्छा, जो यूएसए की जो गैस को एक्सपोर्ट यूरोप करने के लिए इसको लिक्विफाइड करना पड़ेगा ना, लिक्विड की फॉर्म में लाना पड़ेगा और शिप के जरिए डिलीवर करना पड़ेगा अटलांटिक से। अच्छा, इसके लिए यूरोपियन जो कोस्ट लाइन्स हैं, यहाँ पे एलएनजी टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कि ये वो जैसे टर्मिनल्स बना रहा है ताकि ये इसको कन्वर्ट सके यूजेबल फॉर्म में गैस को। करंट प्रोग्रेस ये है कि यूएस की जो अप्रूव कर रहा है इस चीज़ को और यूरोप एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। एग्जाम्पल्स आपको मिल जाती हैं, पोलैंड और लिथुआनिया जो है वो एलएनजी टर्मिनल बना रहे हैं और चेक रिपब्लिक ये कर रहा है कि वो पाइपलाइन कनेक्ट करना चाहता है अपने से। इससे डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत होगी कि यूरोप सिर्फ यूएसए से नहीं बल्कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से भी कर सकता है अपना ये गैस सप्लाईज। अच्छा, और कम कर सकता है अपनी रिलायंस रशिया पर। अगर ये होता है तो ये रशिया की एबिलिटी को लूज करेगा और बड़ा एक नुकसान पहुंचेगा रशिया के लिए।
रशिया इसको काउंटर करने के लिए एक चीप सस्ते में देगा और बड़ा एक रिलायबल बनाएगा अपनी पाइप गैस को कि एलएनजी के मुकाबले में कि सस्ती दे रहा है ये सब और अच्छी बना के दे रहा है। पुतिन कहता है कि यूरोप को पहले ही सस्ती और रिलायबल गैस मिल रही है और एलएनजी जो है ना, पर ये बोलते हैं कि फुल रशिया की गैस को मुकाबिल नहीं आ सकता और यूरोप को प्राइस नेगोशिएशंस और फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा फ़ायदा देगी ये चीज़ कि वो चीप से अगर वो ले भी ले। अच्छा, रशिया अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और जो पाइपलाइन्स हैं उसको बना रहा है। साउथ ईस्ट एशिया और गैस यानी कि समझें जो सेल कर रहा है वो चाइना को कर रहा है। ये एक इकोनॉमिक बैटल है दो ज्योग्राफी के हिसाब से कि जो टेक्नोलॉजी है वो यूटिलाइज्ड हो रही हैं और जो ज्योग्राफिक जो रिस्ट्रेंट्स थे उनको दूर किया जा, यानी कि समझें कि एक ये बड़ा इकोनॉमिकली बैटल शुरू हो चुकी है कि रशिया भी वो करना चाहता है इकोनॉमिकली हाई और चाइना भी करना चाहता है इकोनॉमिकली हाई। अच्छा, 2014 और 15 में रशिया की इकोनॉमी ने सफ़र बहुत किया था ऑयल प्राइस के गिरने की वजह से कि $100 से प्राइस गिर गई के $50 हो गए थे। अच्छा, जो $2 बिलियन का लॉस हो रहा था रेवेन्यू में। अच्छा, $1 कम प्राइस होती थी, उनको $2 बिलियन का नुकसान होता था क्योंकि जो रशियन करेंसी है वो डॉलर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जो मुश्किल में आ गई थी रशियन की इकोनॉमिक और हार्डशिप कर दी थी जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनमें। लेकिन जो स्टेट का कोलैप्स हो जाना और ये सब सारी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे कि स्टेट कोलैप्स है, ये ऐसा नहीं था। रशिया बड़ा डिफ़िकल्टी फ़ेस करता है, रशिया यानी डिफ़िकल्टी फ़ेस करता है एक्सपेंड करने में अपनी मिलिट्री को और फंडिंग में अपनी मिलिट्री बेस को फंड करने में, जहाँ पे उसने फैलाई हुई है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कुछ बताया, वो प्रिडिक्शन की कि कुछ सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ को ये अच्छा कर लेगा अपनी इकोनॉमी को। अगर रशिया जो है ये एक्सट्रैक्ट करता है लार्ज ऑयल रिजर्व इन आर्टिक्स कारा सी। आर्टिक्स कारा सी जो है वो बिल्कुल अ, बिल्कुल इधर पड़ता है, कारा सी एरा। अच्छा, अगर यहाँ पे जो जो गैस रिजर्व्स हैं क्या नाम है इन जगह पे ऑयल रिजर्व जो हैं तो अगर इसको वो निकाल लेना तो ये बड़ा एक ग्रोथ हो जाएगी रशिया के लिए। रशिया मेंटेन करता है ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रशिया के बाहर भी, जैसे कि लैटिन अमेरिका में करता है ये और मिडिल ईस्ट में करता है ये, आर्टिक में करता है ये, ग्रीनलैंड में करता है ये, अफ्रीका में करता है ये। अच्छा, रशिया और चाइना जो हैं ये कॉम्पिटिशन्स आपस में होने के बावजूद कोऑपरेट भी बड़ा करते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद रहे कि रशिया का जब प्लान था कि डिपेंडेंसी ख़त्म करे रशियन एनर्जी पर, यूरोप का जब प्लान था कि वो डिपेंडेंसी ख़त्म कर दे रशियन एनर्जी पर, तो मॉस्को ने क्रीमिया पर नज़र रखी हुई थी कि क्रीमिया पर वो क्रीमिया बोल रहा हूँ सॉरी, चाइना पर नज़र रखी हुई थी कि अगर यूरोप इसकी वो उसको ख़त्म कर देगा, रशियन एनर्जी को नहीं लेगा, तो ये चाइना को अपनी सेल करेगा सारी गैस और ऑयल चीज़ें। अच्छा, चाइना का एडवांटेज क्या है कि चाइना बायर मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, तो चाइना अपर हैंड रखता है नेगोशिएशंस में कि वो अपनी बात ज़्यादा मनवा सकता है। अच्छा, गैस डील हुई थी 2018 में और रशिया ने एग्री कर दिया कि सप्लाई करेगा चाइना को 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस एनुअली अंडर अ $4 बिलियन और जो 30 साल की ये एग्रीमेंट बनती है म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इनका वो है। अच्छा, लास्ट थोड़ा-सा रहता है बस। रशिया चाइना मिलिट्री थ्रेड अब नहीं है आपस में जैसे कि पहले थे जब मंचूरिया जो वो है एक जगह है जो बिल्कुल इधर पड़ती है, इधर शायद हो ये चाइना के ईस्ट में, मंगोलिया के भी ईस्ट में। मंचूरिया पर ऑक्यूपेशन जब 1945 में की थी, तो इस वक़्त एक बड़ा ये थ्रेट था, मिलिट्री थ्रेट, लेकिन अब नहीं है ये। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे कॉशंस है जैसे कि कज़ाकिस्तान में जहाँ दोनों कंट्री डोमिनेट करना चाहते हैं।
इनके दरमियान एक आइडियोलॉजिकल कंपटीशन भी नहीं है और ये ग्लोबल कम्युनिज़्म को अलाउ करते हैं और इसी वजह से पे ये अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन वगैरह भी करते हैं। अच्छा, 2015 के मई में इन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ की मेडिटेरियन सी में और एक डिफरेंट गोल्स इन दोनों कंट्रीज़ ने परस्यू किए। चाइना ने क्या किया कि चाइना एक्सपैंड कर रहा था नेवल प्रेज़ेंस ग्लोबली। रशिया के लिए क्या चीज़ थी जो वो उसने अपने उसमें की अ, अपने गोल में अचीव किया इसने कि सीरिया की जो नेवल पोर्ट है को प्रोटेक्ट किया इसने और एक्सप्लोर कर रहा था मेडिटेरियन गैस और स्ट्रैंड कर रहा था टाइज ग्रीस के साथ और नेटो पावर को इरिटेट करना चाहता था जो यूएस की सिक्स फ्लीट जो है वो नेपलिस जो है बिल्कुल ना वो इटली के बिल्कुल इसमें इटली के पास है इस जगह पे ये जाके इरिटेट कर रहा था रशिया ये एक गोल था इनका कि ये मेडिटेरियन में जो आए थे अच्छा रशिया सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस भी बड़ा करता है जैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बड़ी कम है वहाँ की रशिया में जो बिलो 65 है एवरेज उनकी लाइफ जो है वो बिलो 65 है और रशिया की पॉपुलेशन जो है 144 मिलियन है क्रीमिया को हटा के जो बड़ी स्ट्रगल बन रही है वहाँ पे डेमोग्राफिक में वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है क्यों फर्टिलिटी रेट नहीं है वहाँ के रेट बहुत ग्रिम है तो इस वजह से बड़ा वहाँ पे नुकसान हो रहा है और इसमें रशिया ने बल्कि ये किया था कि एक हीरोइक अवार्ड होता है जो जो जंग में जीती जाती थी ना जो खवातीन होती थी उनको दिया जाता था हीरोइक अवार्ड ऐसे करके नाम था कोई तो रशिया ने बोला कि जिसके घर यानी कि जिसके 10 बेटे होंगे यानी कि 10 बच्चे होंगे तो उसको ये अवार्ड मिलेगा अब कि उनको इतनी ज़रूरत है रशिया को इस चीज़ की क्योंकि वो इतना डिक्लाइन में जा रहे हैं अपनी पॉपुलेशन डिक्लाइन में अच्छा रशिया की थ्रू आउट हिस्ट्री में जो है ग्रैंड प्रिंसिपिलिटी ऑफ मस्कोवी से लेके पुतिन तक कंट्री ने जो फंडामेंटल चैलेंजेस थे बुनियादी चैलेंज थे वो सेम थे और कोई सी भी आइडियोलॉजी थी या बस सारिस्ट थी कम्युनिस्ट थी या जो भी थोड़ी बहुत कैपिटलिज्म टाइप की है उनको भी यही सेम सारे चैलेंजेस सेम फेस करने पड़े थे और जियोग्राफी यही है कि बहुत फ्रीज हो जाते हैं नॉर्थ में सारी जगह वनरेबल पॉइंट है नॉर्थ यूरोपियन प्लेन वहाँ से हमला हो सकता है और जो एक जियोग्राफिकल रियलिटीज है जो फेस करता था इवान द टेरिबल जो एक बड़ा हीरो था वही पुतिन भी फेस कर रहा है अभी भी तो ये थी कि पूरे रशिया का कि रशिया किस तरीके से अपना नुकसान में है इसके क्या इंटरेस्ट हैं क्या चीज़ें हैं और गैस की पाइपलाइन कहाँ से जाती है कहाँ पे ख़त्म होती है तो ये रशिया का चैप्टर था उम्मीद है कि सही पता चला होगा तो जितना मैं कर रहा हूँ यानी कि समझाने की इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा हो तो ख़त्म हो गया रशिया का चैप्टर यहाँ पे जी 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 पूछे तो किसी ने हैंड रेज किया ना हाँ, मैंने हैंड रेज़ किया था। मैं ये पूछ रही थी कि अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना कि जो रशिया है वो अल्टरनेट कर सकता है लाइक चाइना को अगर मतलब यूएस ने उससे गैस की वजह सप्लाई है वो लेनी बंद कर दी तो वो चाइना को सेल कर सकता है। हम्म तो क्या चाइना बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है उसके लिए? लाइक ये सवाल आ रहा था मेरे ज़हन में क्योंकि वेदर कंडीशंस चेंज है तो उस हिसाब से डिमांड भी डिफरेंट होती है। तो नहीं यानी कि चाइना भी एक समझे ना एक नॉर्थ में चाइना बिल्कुल ही सही है चाइना के वहाँ की भी सर्दी है वहाँ का भी एक अपने ज्योग्राफिकल मसले हैं तो जो ये चाइना का रीजन है ना तो अब इसमें साउथ भी पड़ता है चाइना में जो जो बिल्कुल एक समझे कि सही वेदर है लेकिन जो नॉर्दर्न है वहाँ की तो आपको गैस चाहिए और वो चाहिए क्या नाम है सारी चीज़ें और सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ के हीट को वो कर सके अपनी एनर्जी सप्लाई या ऑयल को किसी दूसरे काम के लिए चाइना है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है चाइना को ज़रूरत है ऑयल की तो चाइना जो अफ्रीका है वहाँ से लेता है क्या नाम है अपने सारे ये सारे मटेरियल्स
अरब से लेते हैं सारे मटेरियल्स। तो क्योंकि चाइना की आबादी इतनी है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है इतनी ज़्यादा, तो उसको ऑयल की भी ज़रूरत होती है, और जो नॉर्दर्न जगह है वहाँ पे हीट की भी, यानी कि एनर्जी सप्लाईज़ की भी इसको ज़रूरत पड़ती है। और सिर्फ़ इन ये 2 वजह नहीं है कि एनर्जी को सिर्फ़ घरों पे उस इस्तेमाल किया जाए हीटर के तौर पे। इसके अलावा एनर्जी जो है, एनर्जी के एक्सपर्ट होते हैं वो बता सकते हैं कि भई क्या-क्या इनको ज़रूरत पड़ती है चाइना को हीट उसके लिए एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है। तो चाइना क्योंकि एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, तो और ये इनकी 2018 में डील भी बनी है, जो अभी मैंने बताया था। जो कितना क्यूबिक था, मैं भूल गया। जो एक बहुत ज़्यादा तादाद में क्यूबिक जो वो थे, वो जाएँगे उसमें, जो 30 साल का एग्रीमेंट बनता है। 38 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस जाएगी हर साल, $400 बिलियन के उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा चाइना के लिए वो है, चाइना बड़ा स्ट्रैटेजिकली देखना चाहता है इस चीज़ को। और वाक़ई में कि अगर ये अगर ये कर भी दें, यूरोप और ये, तो रशिया इस वजह से चाइना में अपने आप को स्टेबल कर सकता है। फिर तो रशिया की जो है वो डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी यूएस से, और वो अपनी जो है वो पावर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये कह रही थी कि मैंने ना आज पढ़ा नहीं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं मंडे से, तो ऐसे हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट अब हमारा चाइना का चैप्टर शुरू होने वाला है, तो नेक्स्ट सेशन में हम चाइना स्टार्ट करने से पहले द 5-10 मिनट जो है वो रशिया का पूरा चैप्टर एक तरह से समराइज़ कर लें, देख लें कि अच्छा क्या-क्या मेन पॉइंट्स थे उसके अंदर। कर लें, बिल्कुल कर लें। कोई नहीं, मैं कर लेंगे नेक्स्ट वीक ही आ गए ना। पहले 5 मिनट 10 मिनट इस पे रशिया भी देख लेंगे क्या हुआ है वहाँ पे, और फिर चाइना शुरू कर देंगे। तो कोई नहीं उसमें। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। और साथ भाई मैंने आपसे ये पूछना था कि मतलब आप रिकॉर्डिंग करते हैं ये इस वाले सेशन की, तो स्क्रीन के साथ होती है या खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं? नहीं, स्क्रीन भी होती है। चलें ठीक है फिर, क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम था, मुझे आधी ही बातें समझ आई हैं। नहीं, कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा सही, आएँगे। अब उसको आप खुद भी एक बार थोड़ा रशिया का चैप्टर दोहरा लेंगे ना, फ्री टाइम में अपने, कि ऐसे ही आपने उसमें पढ़ा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। मेरा भी आज क्या नाम है सही, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, पता नहीं अजीब-सी तबीयत हो रही थी मेरी खुद, तो पर अल्लाह का शुक्र है कि हो गया जो भी। कोई और किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं है तो फिर चलें बस एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे चाइना का चैप्टर भी, तो जिससे हो सके वो रीड अच्छा, करे। जी, जी। उमर इस टाइम इस दफ़ा ना आपने बताया नहीं था पिछले 2 बजे कि कितने अ, पेजेज़ रीड करने हैं या हाँ, कुछ, ये मुझसे तो वो ग्रुप में खुद ज़रूर मेंशन कर। जी, 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 मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। मैं भी खुद उसमें था, मेरे भी टेस्ट-वेस्ट चल रहे थे। मैंने पिछले मैं सेशन भी नहीं लिया था इस वजह से, तो मैं भूल ही गया था इस चीज़ को करना। मैं इंशाल्लाह कर दूँगा फिर। नहीं वो क्या नाम है, वो बुक के पेजेज़ के कहाँ से कहाँ तक रीड करना है, वो मैं बताना भूल गया था। चलें सही है। चलें एंड करते हैं, बस इसको एंड करते हैं। सही है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।